दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं आपके साथ क्या करने के लिए, तो हम लोग अटेंड कर रहे थे टेस्ट को। जी हाँ दोस्तों, वर्ड विचार में आज हमारा नंबर 2 का टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 का मतलब ये नहीं यार कि नंबर 2 का मतलब बहुत बेकार सा, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 2 यानी कि ये आपका दूसरा टेस्ट है। एक बार फिर से 30 प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इसी के साथ वर्णमाला का द एंड हो जाएगा। इतना ज्यादा पढ़ने के बाद आपका दिल गदगद हो गया होगा कि सर अब बस करो, अब मत पढ़ाओ, अब इसके आगे पढ़ने की कोई हिम्मत हमको नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के मैंने 5 पार्ट आपको पढ़ा दिया। 5 पार्ट में जाकर मैंने खाली वर्णमाला पढ़ाया है। ठीक है, चलो आओ बातचीत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और इसका उत्तर दीजिएगा कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुख और नाक, किससे किससे, मुख और नाक दोनों से निकलती है, याद रखेगा उसे क्या कहा जाता है। तो जब कभी हवा मुख और नाक दोनों से निकले तो क्या कहता है, लिख रहा अननुनासिक या फिर अनुनासिक या फिर निनुनासिक या फिर नासिक। याद रखेगा नासिक के तो होते हैं 5। कौन कौन से, हम लोग पढ़ते हैं अंगा के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में दोस्तों, इया के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं अड़ा के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं न और म के बारे में। ये नासिक के होते हैं। निर्नुनासिक और अनुनासिक एक ही होता है। निर्नुनासिक और अनुनासिक याद रखेगा ये एक ही होता है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुनासिक। ठीक है, ये अननुनासिक है, ये अनुनासिक है। अनुनासिक में याद रखेगा दोस्तों, याद रखेगा हवा मुख प्लस नाक दोनों से निकलती है, जबकि अगर मैं इसकी बात कर दूं तो यहां पर हवा सिर्फ मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती है। और यहां पर भी हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती। मतलब यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, करा जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल कहां से निकले, केवल और केवल मुख से निकले। अरे जहां पर मुख से निकलती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को निर्नुनासिक कहते हैं। निर्नुनासिक कहिए, चाहे उसी को अननुनासिक कहिए। क्या कहिए, अननुनासिक। ठीक है, अनुनासिक कहिए। ठीक है, एक ही बात है, आप ढूंढ लीजिए। देखिए अनुनासिक सानुनासिक एक ही होता है। चंद्र बिंदु तो ये होता है ना, चंद्र बिंदु ये होता है। याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुस्वार कहलाता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा अनुस्वार के बारे में और आपने पढ़ा होगा विसर्ग के बारे में। 2 चीजें होती हैं, एक होता है दोस्तों अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग मैंने जो आपको पढ़ाया है कि अनुस्वार में उदाहरण देता हूं अंक का। एक्चुअली में अनुस्वार तो ये बिंदी वाला अनुस्वार होता है और यहां पर उदाहरण दिया जाता है अह का। यहां पर दोस्तों ये होता है विसर्ग। इन दोनों को दोस्तों संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर याद रखिए आपसे क्या पूछा है, अनुस्वार पूछा है तो बताइएगा अनुस्वार क्या हो जाएगा, अंक। अगर आपसे पूछता विसर्ग कौन सा है तब क्या बताते, अ। अगर आपसे पूछता नासिक क्या है तब बताते 5 होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, न और म, तब बताते जाकर। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अ जो है स्वर, ये किस प्रकार का स्वर कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। दोस्तों आपने पढ़ा होगा जब इंग्लिश में लिखते हैं कॉलेज, ठीक है, या लिखते हैं हॉस्पिटल, तो ये जो ओ आता है ना, इसी से उसका निर्माण होता है। या मैंने लिख दिया कॉफी या हमने लिख दिया टॉफी। ठीक है, तो याद रखेगा इसी से उसका निर्माण होता है, क्योंकि जब हम कॉलेज लिखते हैं तो यहां पर हम ये लिखते हैं कॉलेज। ठीक है, जब हम हॉस्पिटल लिखते हैं तो यहां पर हम ये लिखते हैं हॉस्पिटल। ठीक है, जब हम कभी कॉफी लिखते हैं तो हम यहां पर ऐसे लिखते हैं कॉफी। ठीक है, जब हम कभी टॉफी लिखते हैं तब हम ऐसे करते हैं। ठीक है, याद रखेगा। और यह विदेशी शब्द है जिसे हम आगत स्वर भी कहते हैं, जिसे ग्रहित भी कहते हैं, जिसे विदेशी भी कहते हैं। इसलिए यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 याद रखिए सही उत्तर हो जाएगा। सभी स्वर होते हैं, जरा सोच समझ के बताइए कि सभी स्वर दोस्तों क्या होते हैं, ध्यान से सोच समझ के बताइए कि सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं बताइए दोस्तों। अगर आप अल्प प्राण महाप्राण की बात करें, किसकी बात करें, अगर आप अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें, महाप्राण की बात करें, तो आपने पढ़ा होगा कि अल्प प्राण मतलब जहां से कम हवा बाहर निकलती है। मतलब आपने पढ़ा होगा प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा, पहला, तीसरा और 5वां वर्ड। ठीक है, और यहां पढ़ा होगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड। ठीक है, याद रखेगा ये कहलाता है अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अल्प प्राण में याद रखेगा सभी स्वर भी रखे जाते हैं। सभी स्वर जो होते हैं दोस्तों
याद रखेगा ये क्या कहलाते हैं, जितने भी स्वर होते हैं ये सभी स्वर अल्प प्राण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं दोस्तों, सभी स्वर क्या कहे जाते हैं, याद रखेगा सभी स्वर, बताइए सभी स्वर क्या कहे जाते हैं दोस्तों, सभी स्वर जितने भी प्रकार के होते हैं ये सभी के सभी अल्प प्राण कहे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपसे कह देता, ऑप्शन नहीं दिया यहां पर, अगर आपसे दे देता सामने आपके सघोष, ठीक है सघोष, या सघोष न लिख करके खाली घोष लिख देता तो भी आप मान लेते। क्यों, क्योंकि याद रखेगा जो सभी स्वर होते हैं ये सघोष भी होते हैं और ये अल्प प्राण भी होते हैं। दोनों बातें याद रखेगा, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि स्वर किस कैटेगरी में आते हैं। याद रखेगा स्वर अल्प प्राण कहे जाते हैं और स्वरों को क्या कहा जाता है, सघोष या घोष भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर वो ऑप्शन है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो गया। आगे पढ़िए, कह रहा सभी स्वर होते हैं। अभी देखिए आपके सामने क्या लिख दिया, सघोष, सघोष भी सही है, अल्प प्राण भी सही है और सघोष को ही घोष कहा जाता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बेवकूफ बना रहा है आपको सीधा सीधा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की मूल संख्या है। अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें तो व्यंजनों की, देखिए जैसे हम पढ़ते हैं स्वरों की मूल संख्या ना, जब हम स्वरों की मूल संख्या पढ़ते हैं, मूल संख्या तो हम पढ़ते हैं स्वरों की मूल संख्या होती है 4। कौन कौन सा हमने पढ़ा, अ, ई, उ और री, ये होता है स्वरों की मूल संख्या। आज हमसे पूछ रहा है किसके बारे में, हिंदी में व्यंजनों की मूल संख्या पूछ रहा है। तो व्यंजन की मूल संख्या मानी गई है 33। कैसे कैसे, तो याद रखेगा सबसे पहले आता स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक, इनकी संख्या होती 25। ठीक है, इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, य र ल व, इसमें क्या क्या आता है, य र ल और व। ठीक है, इसके बाद 25 4 29 और इसके बाद आता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। क्या आता है, ऊष्म व्यंजन, इसमें क्या आता है, इनकी संख्या 4 और यहाँ पे भी हो जाता है स, ख, स और ह। तो ये 25 4 29 4 33, इसलिए दोस्तों याद रखेगा यहाँ टोटल संख्या कितनी आ जाती है, 33 हो जाती है। यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है, तो बताइएगा 33 है। व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है, तो बताइएगा 33 है। गलती से आप मत बताइएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिए, यहाँ पे जो 52 दे रहा है ना, 52 कब करते हैं, जब कभी आपसे पूछता कुल संख्या। क्या पूछता, अगर पूछता हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या तब आप 52 बोलते, हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या तब आप कितना बोलते, 52 बोलते। ठीक है, और अगर आपसे व्यंजन के बारे में स्टडी पूछ रहा है तब आप करके आप यहाँ 33 पे अपने आप को रोक देंगे। ठीक है, आगे देखिए, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। याद रखेगा दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 25। कैसे, याद रखेगा सबसे पहले आता क वर्ग, इस क वर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ और अंगा। इसी तरह से फिर आता है च वर्ग, क्या आता है, च वर्ग। तो यहां पे आ जाता है च, छ, ज, झ और इया। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से आता है दोस्तों ट वर्ग, ट वर्ग। देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें मैं आपको एक साथ बताना चाहता हूँ। ठीक है, बार बार नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए और देख लीजिए। इसी तरह आता है दोस्तों त वर्ग, त वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है त, थ, द, ध और न। फिर आ जाता है दोस्तों प वर्ग, क्या आ जाता है, प वर्ग आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है प, फ, ब, भ और म, इतने आ जाते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग बातें क्या आपको याद रखनी है। याद रखेगा ये क्योंकि वर्ग में बटे होते हैं इसीलिए इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 5-5 हर लाइन में है, संख्या हो जाती 25। संख्या कितनी हो जाती 25। याद रखेगा इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है या स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है, साथ ही साथ इन्हीं को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय कुछ अलग से नहीं है, वर्गीय व्यंजन भी क्या होता है, इसी स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि वर्ग में बटे होते हैं। ठीक है, याद रखेगा क वर्ग ये कंठ ध्वनियां, इनका उच्चारण कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण दोस्तों तालु से होता है। ट वर्ग का उच्चारण दोस्तों मूर्धा से होता है। त वर्ग का उच्चारण दोस्तों दंत से होता है। प वर्ग का उच्चारण दोस्तों ओष्ठ से होता है। ठीक है, ओष्ठ से होता है। तो यहां पर याद रखेगा ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या याद रख सकते हैं, और भी बातें जैसे याद रखेगा दोस्तों यहाँ पे और भी बेहतरीन बातें क्या हैं।
मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी तो ये 25 संख्या याद रखिए, क्योंकि क से लेकर म तक में टोटल संख्या कितनी हो जाती है 25। साथ में स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, च छ ज झ, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको क्या कहा जाता है, इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपसे खूब पूछता है। क्यों? क्योंकि याद रखेगा, इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, जबकि संघर्षी अगर आपसे पूछ दे, खाली संघर्षी, कि संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तब बताएगा सख सह। सख सह को संघर्षी कहा जाता है और इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। बाकी ये बात याद रखेगा, तो यहां संख्या हो जाएगी 25 और स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या, आपको पता है बेवकूफ बनाने के लिए लिख रहा है। याद रखेगा, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं यही क्या कहलाते हैं, यही वर्गीय व्यंजन भी कहे जाते हैं। तो याद रखेगा 25 ही है, परेशान मत होइएगा परीक्षा में, ठीक है, 25 ही आएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, देखिए पूछ दिया ना आपसे, स्पर्श संघर्षी। कभी भी याद रखे दोस्तों, फिर से लिख दे रहा हूं, अगर आपसे कभी परीक्षा में स्पर्श संघर्षी पूछे तो बताइएगा कितना होता है, इनकी संख्या 4, ठीक है। कौन कौन सा? याद रखेगा, च छ ज और झ, इनकी संख्या 4। और कभी आपसे क्या पूछ दे परीक्षा में, एक और प्रश्न यहां पे पूछ सकता है, जैसे पूछ दिया ऊष्म संघर्षी। क्या पूछ दिया? ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी, या ऊष्म संघर्षी ना पूछ के खाली संघर्षी दे दिया, तब आप क्या बताओगे? तब बताइएगा क्या? तब बताइएगा बड़ा स, ख, स, ह, ये होता है, ठीक है। इसको याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा च छ ज झ, या आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। और बाकी जो लिख रहा है क से म तक, इसको याद रखेगा, क से म तक ये स्पर्शी व्यंजन होता है, चाहे आप इसको वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हैं। ये याद रखेगा दोस्तों, ये आपका स्पर्श संघर्षी होता है, स्पर्श संघर्षी होता है। समझ में आया ना? चलिए और आगे देखिए, यर लव को दोस्तों क्या कहा जाता है, यर लव को अंतस्थ कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें याद रखेगा दोस्तों, इसमें य और व को दोस्तों अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। कभी कभी लोग यर लव को भी अर्ध स्वर बोलते हैं और कभी कभी यहां पर इसको भी बोला जाता है। साथ ही साथ याद रखेगा दोस्तों, यहां पर अगर र को बात कर देंगे तो र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे हम लोग पढ़ेंगे लुंठित व्यंजन, ठीक है। ल को, र को और ल को दोस्तों पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। ये सारी बातें हैं, तो अभी आगे हम बताएंगे। और बाकी इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ऊष्म संघर्षी कहा जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन हुआ सब अच्छे से? चलो बढ़िया से रिवीजन करते चलो। आगे देखो, दंतोष्ठ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन दंतोष्ठ होता है? तो याद रखेगा, इसमें दंत और ओठ दोनों आते हैं। याद रखेगा, व और फ को क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ कहा जाता है। व और फ को दंतोष्ठ कहते हैं। याद रखेगा, इसको कहते हैं दंतोष्ठ व्यंजन, ठीक है। और ये ज और फ को, इसको आगत व्यंजन बोलते हैं। कब? जब यहां पे बिंदी लग जाती तब, ठीक है। र को लुंठित कहा जाता है, र को लुंठित भी कहा जाता है, र को प्रकंपित भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? लुंठित के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं? प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलने से कंपन पैदा होता है। ल को याद रखेगा, इनको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ये सब बता दिया आपको एक साथ, ठीक है। आगे परीक्षा में बहुत जगहों पर ये सब चीजें पूछी जाती रहती हैं, इसलिए मैं बार बार पढ़ा रहा हूं। काकल्य ध्वनियां हैं। काकल्य ध्वनि कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो काकल्य ध्वनि होती ह के साथ साथ, और याद रखिए काकल्य ध्वनि में ह के अलावा विसर्ग को भी लिया जाता है। ह और विसर्ग ये दोनों काकल्य ध्वनियां कही जाती है, ठीक है। और अ को दोस्तों क्या बोलते हैं? स्वर यंत्रमुखी कहा जाता है। ल को दोस्तों याद रखेगा क्या कहते हैं? पार्श्विक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। र को प्रकंपित कहा जाता है, प्रकंपित या फिर लुंठित, ठीक है। ये सब याद रखिए, बार बार बता रहा हूं, ठीक है।
यहां पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखेगा ह को और साथ ही साथ विसर्ग को काकल्य ध्वनियां कहा जाता है। स र ल ज ये जितना आसान है ये उतना ही कठिन भी है। याद रखेगा वत्स्य वर्ड को क्या कहा जाता है, याद रखेगा स र ल ज जो होता है ये वत्स्य वर्ड होता है, ठीक है, याद रखेगा। ये इंपॉर्टेंट आपसे, इनकी संख्या 4 है, आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है। काकल्य में हम लोगों ने पढ़ा, इसमें ह आता है प्लस क्या आता है, विसर्ग आता है, ह और विसर्ग आता है, ठीक है। पार्श्विक में हमने पढ़ा, पार्श्विक में दोस्तों क्या आता है, ल आता है। लुंठित में क्या आता है, र आता है। इसी लुंठित को हम क्या बोलते हैं, प्रकंपित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकंपित भी बोलते हैं। यहां पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ताड़न जात व्यंजन कहलाते हैं। ताड़न जात किसे कहा जाता है, पढ़िए ध्यान से। कह रहा जिन वर्णों का उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान होता है, जब काकल स्थान होता है तो उसे काकल्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण। और आप पढ़े हो कि इसमें या तो ह आता है या तो विसर्ग आता है, ठीक है, ये आप पढ़े हो, ठीक है। उच्चारण करते समय नीचे का ओठ ऊपर वाले दांत को यदि स्पर्श करता है, अच्छा, उच्चारण के समय कुछ घर्षण के साथ वायु बाहर निकलती है, अच्छा। और पढ़ते चलिए, लाइन से पढ़ते चलिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा भी, ठीक है। कह रहा उच्चारण करते समय जीभ उलट कर क्या करती दोस्तों, बाहर फेंकती है। जीभ उलट कर बाहर फेंकती, किसको बाहर फेंकती भाई, तो याद रखेगा वायु को बाहर फेंकती है, और इसी को कहा जाता है ताड़न जात। दोस्तों कुछ अलग नहीं है, ताड़न जात का नाम आप सभी पढ़ चुके। ताड़न जात को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको याद रखेगा द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, या कभी कभी इसका नाम मिलता है द्विस्पृष्ट व्यंजन। क्या बोलते हैं, ताड़न जात, द्विस्पृष्ट, द्विगुण, या फिर आप पढ़ते हो कभी कभी ना उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या पढ़ते हो, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। आप उदाहरण भी इसका जानते हो, क्या उदाहरण है बताओ, सोचो समझो दिमाग लगाओ। इसका उदाहरण है ड और ढ, अंतर क्या है, दोनों पे बिंदी लगी हुई है, ठीक है। ये आपका होता है क्योंकि इसमें जीभ उलटकर हवा को बाहर फेंकती है, इसीलिए इसको ताड़न जात कहा जाता है। आगे देखिए, अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर किसे कहा जाता है भाई, अर्धस्वर कहा जाता है य और व को। किसको, याद रखेगा, य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर कई बार लोग क्या बोलते हैं, यर लावा को कहा जाता है, लेकिन अगर अलग से देखेंगे बहुत डिटेल में जाके तब आपको ये मिलेगा। यर लावा को अंतस्थ भी कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। ह और विसर्ग को इसको काकल्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं, काकल्य। इसको क्या कहा जाता है, इसको उत्क्षिप्त कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त कहा जाता है। इसको अगर बिंदी लगा देंगे तो इसको दंतोष्ठ कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कर संघर्षहीन व्यंजन है। देखिए आपके सामने एक शब्द फिर से याद दिला रहा हूं, हमने पीछे पढ़ा दोस्तों स्पर्श संघर्षी, यही पढ़ा ना, स्पर्श संघर्षी। फिर से याद करिए, स्पर्श संघर्षी पढ़ा हमने, पढ़ा ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी, ठीक है, ऊष्म संघर्षी पढ़ा, ठीक है। ऊष्म संघर्षी को संघर्षी कहा जाता है। और एक अलग से अब हम लोग पढ़ रहे हैं संघर्षहीन, जो संघर्ष ही नहीं करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों के बारे में। देखिए स्पर्श संघर्षी होता है 4 च छ ज झ, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे तो ये बड़ा सा, छोटा बड़ा सा, फिर क्या हो जाता है, खटकोड़, स ख स ह, ये हो जाता है। संघर्षहीन में क्या आता है दोस्तों, याद रखेगा य और व, य और व को स्पेशली क्या रखा जाता है दोस्तों, य और व, जिसको आप अर्ध स्वर कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। तो याद रखेगा ये वाला हो जाएगा। गलती से च छ ज झ मत करिएगा, परीक्षा में यहीं पे बहुत सारे लोगों के द्वारा गलती किया जाता है, आप मत करिएगा। ये सरल ज दोस्तों ये वर्ष हो जाता है, वर्ष व्यंजन हो जाता है, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका ऊष्म हो जाता है, ठीक है। और च छ ज झ ये आपका स्पर्श संघर्षी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका बन जाएगा य और व, ये आपका सही उत्तर बनता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे पढ़िए ध्यान से। लिख रहा है कि जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीभ के दोनों बगल से क्या करती है, बाहर निकलती है। वायु के दोनों बगल से क्या करती है दोस्तों, बाहर निकलती है, ठीक है। तो अगर बाहर निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है, बाहर निकलती है तो याद रखेगा इसी को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्यों, याद रखेगा पार्श्व शब्द जानते हैं क्या होता है, पार्श्व माने होता है बगल, बगल से, ठीक है, बगल होता है, या पार्श्व का मतलब होता है आस पास। क्या होता है, आस पास, आस
पास, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अब यहीं से निकाल लीजिए कि अगर वायु जो है ये जीभ के दोनों बगल से बाहर निकलती है तो इसी को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। हमने पढ़ा दोस्तों कि लुंठित का उदाहरण क्या है, लुंठित का उदाहरण क्या है, र है, और पार्श्विक का उदाहरण क्या है, ल है। प्रकंपित ही लुंठित होता है। द्विस्पृष्ट क्या होता है, इसको हम लोग ताड़न जात भी बोलते हैं, ताड़न जात भी बोलते हैं, इसको हम लोग द्विगुण भी बोलते हैं, इसको हम लोग उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, ठीक है, ये सब बोला जाता है। और इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण ड और ढ, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, करा सख सह को कहा जाता है, सख सह को क्या कहा जाता है, अस्पर्श संघर्षी नहीं, अस्पर्श संघर्षी हो जाता है च छ ज और झ, ये हो जाएगा। संघर्षहीन में क्या आ जाएगा, य और व हो जाएगा, ठीक है। उष्म संघर्षी याद रखेगा, उष्म संघर्षी को ही क्या कहा जाता है, जो है ये संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और इसी में आता है स ख स ह। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अर्ध संघर्षी मत बोलिए, अर्ध संघर्षी कुछ नहीं होता, संघर्षहीन होता है, ये संघर्षहीन मैंने लिख दिया है। अर्ध संघर्षी कुछ भी नहीं होता है, जिसको कट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते जाइए, समझ में आ रहा ना। चलो आगे देखो, कह रहा जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई, क्या करती हुई, लुढ़कती हुई क्या करती है, बाहर आ जाती है। तो अगर ये लुढ़कती हुई बाहर आती है तो इसका मतलब क्या है, यही लुंठित है, क्योंकि लुढ़कने को क्या कहा जाता है, लुढ़कने के लिए आप बोल सकते हो, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया लुंठित। लुंठित का ही एक नाम क्या है, प्रकंपित भी है। और आपने पढ़ा कि लुंठित या प्रकंपित का उदाहरण क्या होता है, र होता है, र, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पर ये हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है दोस्तों, जहां बगल से हवा निकलती है, जैसे इसमें आ जाता है दोस्तों ल आ जाता है, ठीक है। वर्ष में क्या आ जाता है, स र ल ज, ठीक है, ये आ जाता है। काकल्य में क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है ह, और ह के साथ आ जाता है विसर्ग, ह के साथ नहीं, ह और विसर्ग होता है, ये याद रखेगा, ठीक है। सब बता दिए एक बार फिर से। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से, याद रखेगा, छतरी वाला छ और त्र और ज्ञ और स्र, ये 4 हो जाता है, ठीक है। निर्माण भी आप जानते हैं दोस्तों, यहां पर याद रखेगा, छ का निर्माण क और स के मिलने से होता है, त्र का निर्माण त और र से होता है, ठीक है। ज्ञ का निर्माण ज और इ से होता है, ठीक है। और स्त्र का निर्माण श और र से होता है, ठीक है। ये हो जाता है दोस्तों, इनकी संख्या होती है 4, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आ रहा ना, एकदम हाई स्पीड में करते चलो, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन है, बताओ अल्प प्राण व्यंजन है कौन सा। मैंने आपको बताया कि 2 तरह का होता है, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प मतलब क्या होता है, जहां से कम हवा बाहर निकले। याद रखेगा, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और दूसरा और चौथा यहां जाता है। तो क्या कर सकते हो, पहला तीसरा, यहां तो दूसरा चौथा दे रहा है, ये तो महाप्राण हो जाएगा, ये तो महाप्राण के बारे में बता दिया। उसमें व्यंजन से ज्यादा हवा निकलती है, भी महाप्राण हो जाता है। सभी व्यंजन तो बोल ही नहीं सकते हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। सभी स्वर बोल सकते हो दोस्तों, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ बातें और याद रखिएगा, जैसे अगर हम अल्पप्राण की बात करते हैं तो अल्पप्राण में जो आपको याद रखना है वो क्या है, ऐसे ऐसे याद रखिए। छोड़िए, मैं इधर हटा देता हूं, आप ध्यान सुनिए मेरी बात। अल्पप्राण में आपको कितनी बातें याद रखनी है, मैं एक लाइन में बता दे रहा हूं। अल्पप्राण व्यंजन में हमेशा हमेशा जो आपको याद रखना है वो याद रखिए, अल्पप्राण व्यंजन याद रखेगा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये क्या होता है, ये अल्पप्राण होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेगा कि जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों, यह भी अल्पप्राण होते हैं। तीसरा जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, समस्त अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, य, र, ल और व, ये भी क्या होता है, यह भी आपका अल्पप्राण होता है। इस प्रकार से जब
कभी आप इनको जोड़ेंगे ना कि टोटल कितना आता है, तो याद रखेगा अल्प प्राण में जितने व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की संख्या होती है 19, ठीक है। और क्योंकि सभी स्वरों की संख्या कितनी होती है 11, तो 19 और 11 जोड़ने पर कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। याद रखेगा अगर आपसे कभी संख्या पूछ दे अल्प प्राण का तो क्या बताएंगे, इनकी संख्या होती है 30। कितनी होती है संख्या 30, ये भी आपके लिए जान लेने लायक है। चलो आगे बढ़ते हैं। महाप्राण व्यंजन है, जरा बताओ कि महाप्राण व्यंजन कौन है, ठीक है। लिख रहा है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये तो अल्प प्राण कहा जाता है, तो अभी हम पीछे पढ़े हैं कि इसको अल्प प्राण कहते हैं। दूसरा और चौथे को महाप्राण कहते हैं, आपका सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन को भी क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको भी अल्प प्राण कहते हैं। सभी स्वर भी कहां आता है, यह अल्प प्राण में आता है। तो आपका सही उत्तर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। अगर कभी महाप्राण की बात आ जाए तो जैसे अल्प प्राण में हमने शॉर्टकट बताया, वैसे महाप्राण में क्या बातें आपको याद रखनी है वो याद रखिए, ठीक है। महाप्राण में याद रखिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण होता है, एक बात। दूसरी बात समस्त ऊष्म व्यंजन, मतलब क्या, याद रखेगा श ख स ह, ठीक है, स ख स ह, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये महाप्राण कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनको महाप्राण कहते हैं। स ख स ह को क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको महाप्राण बोलते हैं। और अगर कभी संख्या पूछ दे आपसे कि भैया महाप्राण वालों की संख्या कितनी होती है, तब आप क्या बताएंगे, तब आप गिन लीजिएगा। कैसे, दूसरे और चौथे में 2-2 लाइन है, 5 लाइन होता है, 5 दूना के 10 यहां से हो जाएगा, ठीक है, 10 यहां से हो जाएगा और 4 यहां से हो जाएगा, यानी इनकी संख्या हो गई 14। मैंने आपको क्या सिखाया कि कभी अल्पप्राण पूछे तो बताएगा इनकी संख्या 30 होती है, कभी महाप्राण पूछे तो बताएगा इनकी संख्या कितनी होती है 14। 30 और 14 याद रखेगा, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, करा अल्प प्राण वर्ण की संख्या है। अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं, हमने पढ़ा कि 19 व्यंजन में होते हैं, व्यंजन होते हैं अल्प प्राण, ठीक है। और इसी के साथ साथ 11 स्वर अल्प प्राण होते हैं। इस प्रकार से टोटल हो जाता है 30, ठीक है, 30 हो जाता है टोटल, ठीक है। ये टोटल अल्प प्राण की संख्या कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। यहाँ पर स्वर होते हैं ये, और ये आपके व्यंजन वाले हैं, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए 33 कब होता, 33 होता है मूल व्यंजनों की कुल संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33 होता है, ठीक है। आगे देखिए, करा महाप्राण वर्णों की संख्या होती है। तो महाप्राण में हमने पढ़ा था कि 10 आपके व्यंजन में आते हैं, ठीक है, 10 मतलब उधर स्पर्शी वाले में आते हैं, ठीक है, स्पर्श वाले में आते हैं, स्पर्शी में आते हैं, और 4 आपके आ जाते हैं जो आपके ऊष्म वाले होते हैं, इसमें आ जाते हैं। तो याद रखेगा इस प्रकार हो जाता है 14। कितना हो जाता है 14, तो ये आपका 14 आपका सही हो जाएगा। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है 14 होती है। आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे ना। चलिए नहीं याद रखेंगे तो भी रखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। आगे देखिए, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण हैं। अघोष वर्ण कौन कौन सा होता है दोस्तों, ये बताइए। अघोष वर्ण कहलाता है, कौन सा कहलाता है अघोष वर्ण, सुनिए, प्रत्येक वर्ग का। अब देखिए अघोष के बारे में पढ़ रहे हो अपना, अघोष के बारे में याद रखेगा। अघोष की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो याद रखेगा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, यह अघोष होता है। अगर यहीं पे आप सघोष की बात कर लेते हैं, सघोष, सघोष को याद रखेगा घोष भी कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर याद रखेगा तीसरा, चौथा और पांचवा आता है, ठीक है। ये 2 3 4 क्या, 2 3 4 कुछ नहीं होता, ठीक है। 1 3 5 तो कहां पर आते हैं, ये अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है, अल्प में आते हैं, ये महाप्राण में आते हैं, ठीक है। और ये तो गलत लिखा था, तो आपका बचा क्या, आपका बचा ऑप्शन नंबर 1, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अघोष वर्ण में कितने आते हैं दोस्तों, ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़िए, आगे देखिए, सघोष व्यंजन कहलाता है। सघोष व्यंजन में क्या कहलाता है दोस्तों, तो याद रखेगा सघोष व्यंजन में जो पहले जो सभी वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, यह आपका सघोष होता है। इसी के साथ साथ समस्त अंतस्थ व्यंजन जितने होते हैं, यह भी क्या होता है आपका सघोष होता है, यह भी क्या होता है सघोष होता है। और याद रखेगा जो वहां पे ऊष्म शामिल होता है ना अघोष में, वहां पे सख सह में स ख स होता है, ह साथ छोड़ के चला आया, इसलिए यहां पर आ गया, इसलिए उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे अघोष वर्ण की कुल संख्या, क्या पूछ दे अघोष वर्ण की कुल संख्या, तो क्या बताओगे, याद रखेगा अघोष वर्णों की कुल संख्या होती है 13। कितनी होती है 13, कितनी होती है 13, ठीक है। क्योंकि याद रखेगा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा है और 5 ही वर्ग होता है, तो 5 दूना के 10 वो मिल जाएंगे, 5 दूना के 10 आपके स्पर्श व्यंजन से मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा इनका साथ देता कौन सा, ऊष्म साथ देता है इनका, ठीक है। और ऊष्म में एक
सात छोड़ के चला गया तो बचा 3, तो इनकी संख्या बनती है 13। लेकिन अगर कभी आपसे सघोष वाले पूछ दे कि कुल सघोष व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श को देखेंगे तो 3 × 5 = 15 यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। अंतस्थ में आ जाएंगे 4, 15 × 4 = 19 आ जाएंगे। ह को लेकर के क्या आ जाएंगे, 20 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 20। इसके अलावा दोस्तों आपके सभी स्वर भी तो यहां पे होते हैं, सभी स्वर भी यहीं पे रहते हैं ना, सभी स्वर, ठीक है, सभी स्वर। तो याद रखिएगा सभी स्वरों की संख्या 11, तो 20 और 11 मिलके कितने हो जाते हैं, 31 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे आंकड़ा क्या है, यहां पे आंकड़ा है 14, 31। और महाप्राण अल्पप्राण वाले में क्या था, वहां था 30 और 14, ठीक है, 30, 14, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये 13 और 31 है, वहां पे 30, 14, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 13 को उल्टा कर देंगे 31 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा है अघोष व्यंजन की कुल संख्या है, बताया तो अभी आपको, अघोष में संख्या होती है 13, अघोष में संख्या होती है 13। इसी को कभी अगर उल्टा कर देंगे ना, 13 को उल्टा लिखेंगे तो 31 लिखा जाएगा, और 31 होती है संख्या किसकी, सघोष की होती है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। ऐसे याद रखेगा अल्पप्राण महाप्राण, महाप्राण में याद रखेगा संख्या होती है 14, नाम खाली महा है, और अल्पप्राण में संख्या कितनी हो जाती है, 30, ठीक है, 14, 30, ठीक है। ये भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है सघोष वर्ण की कुल संख्या होती है, तो सघोष में बताया, तो सघोष में मैंने आपको बताया कि सघोष की कुल संख्या कितनी होती है, 31। याद रखेगा 20 आपके व्यंजन से निकल के आती है, 11 आपके स्वर से निकल के आता है, और इस तरह बन जाता है 31। ये कहां का है, ये व्यंजन से आया, और ये कहां का है, ये आपका स्वर से निकल कर आया। इस तरह से कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। आगे देखिए, करा द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण कौन सा होता है भाई, याद रखिए द्वित्व व्यंजन कब कहे जाते हैं, जैसे आपने लिख दिया हल्ला, आपने लिख दिया गुल्ला, हल्ला गुल्ला। जब एक ही जैसे दो शब्द आ जाते हैं, दो अक्षर एक ही जैसे, तब उसे कहा जाता है द्वित्व। क्या कहते हैं, द्वित्व कहा जाता है। समझ में आया ना। जब कभी एक ही जैसे दो आ जाए उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगत व्यंजन के उदाहरण हैं, ठीक है। आगत व्यंजन के उदाहरण कौन कौन से हैं, जो बाहर से आके हमारे हिंदी भाषा में शामिल हो रहे हैं। याद रखिएगा उनकी संख्या ये है क ख ज फ आ, ठीक है। अभी तक हम लोग अ पढ़ते थे, लेकिन अ के अलावा इतने सारे हैं जो आगत व्यंजन कहलाते हैं। अगर दोस्तों आप इतनी बातें पढ़ते हो तो बस इतनी बातों में से आपकी परीक्षा में से कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। बस यहीं से सारी चीजें आनी है, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाना है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे दोस्तों हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, और उस चैप्टर का भी इसी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, निचोड़ भी कराया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।